फॉरेन सेंट्रल बैंक, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो फॉरेन सेंट्रल बैंक इन एनडीआई रूल्स के हिसाब से एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी कॉर्पोरेट established in country outside India and entrusted with responsibility of carrying out central bank function. तो जो दूसरे कंट्रियों का रिजर्व बैंक है उसको इन रूल्स में फॉरेन सेंट्रल बैंक बोला हुआ है। यहाँ के जो भी फॉरेन सेंट्रल बैंक की बात है तो हमारे पास ये करनी चाहिए कि वहाँ का आरबीआई। हाँ। एफसीएनआर, एफसीएनआर क्या होगा फुल फॉर्म? FCNR, foreign currency non-resident bank account. वो रेजिडेंट या रिफैक्टेड ये अपने को चेक करना है। ठीक है, एफसीएनआर बी अकाउंट लिखा है तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट भी हो सकता है, नॉन रिफैक्टेबल अकाउंट भी हो सकता है। ओके, हाँ। लेकिन राइट साइड में लिखा है नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, दैट मींस ये नॉन रेजिडेंट का रिफैक्टेबल से कोई लेना देना नहीं। तो फॉरेन से एफसीएनआर बी अकाउंट जहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब है फॉरेन करेंसी से जो मेंटेन किया हुआ है, दैट मींस इसके बैलेंस डॉलर्स में रहेंगे, डॉलर्स में या कोई भी करेंसी, जो कि नॉन रेजिडेंट लोग इस अकाउंट में जमा करेंगे। तो कौन खोल सकता है इस अकाउंट को? सबसे पहले नॉन रेजिडेंट खोल सकता है और इसका जो बैलेंसेस रहेंगे फॉरेन करेंसी में। तो बैलेंसेस कितने रहते हैं? इंडियन करेंसी में रहते हैं। इसमें रुपीज अपने अकाउंट का बैंक बैलेंस हम डॉलर में नहीं खोलते ना। तो इस अकाउंट में एफसीएनआर बी अकाउंट में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एफसीसीबी, हाँ ये भी बहुत यूज होता है एफसीसीबी। हाँ, मींस ए बॉन्ड issued under issue of foreign currency convertible bond and only shares for deposit route mechanism in 1993। तो अगर हमें एफसीसीबी के बारे में कुछ भी जानना है तो हमको ये पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर हम इसके ऊपर सेशन ले रहे कि व्हाट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, तो सबसे पहले तो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है, इसमें तो ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले। हाँ, और ये फॉरेन करेंसी में इसका पैसा आया हो। हाँ, लेमैन की लैंग्वेज में, अनलेस ये पढ़ने के बाद रेगुलेशन हमको करेक्ट होना पड़ेगा। हाँ, एज ऑफ नाउ हम इसको ये मानते फॉरेन करेंसी में पैसा आया और कन्वर्टिबल बॉन्ड। हाँ, एफडीआई क्या होती है ये तो मुझे याद है। हाँ, एफडीआई है जहाँ पे आपने अनलिस्टेड का नहीं पूछा तो बता रहा हूँ। अनलिस्टेड कंपनी में अगर आपने एक दिन में शेयर इन्वेस्ट किया तो वो एफडीआई है। हाँ, और लिस्टेड कंपनी में 10% से ज्यादा किया तो एफडीआई है। और इसका हमने रिवर्स पढ़ा था एफसीआई। हाँ, लेकिन ये सिनेरियो लोग किसी ने 11% किया और बाद में 2% बेच दिया तो वो क्या रह जाएगा? तो उसके लिए नीचे नोट लिखा हुआ है। हाँ, कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी और वो बाद में 10% से नीचे हो जाती है, हाँ, तो भी वो एफडीआई ट्रीट की जाएगी। मतलब एक बार तुमने कर दिया 10% से ज्यादा तो वो एफडीआई हमेशा काउंट होगा। यस, दिस इज व्हाट नोटिस। तो अगर आपने आज एक कंपनी में 2% इन्वेस्ट किया तो एफसीआई और 11% इन्वेस्ट किया तो लेकिन अगर एफसीआई बढ़ता 11 हो गया तो वो एफडीआई हो जाएगा। लेकिन उनको लिमिट कंपनी में 10% से ज्यादा नहीं जाता। समझा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या है व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट मेड बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, बिल गेट। हम जहाँ पे भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड किए वो बिल गेट था और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नारायण मूर्ति था। हाँ, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिल गेट ऑन ए रिपैट्रिएबल बेसिस, मतलब वो पैसा वापस ले जा सकता है। कहाँ पे? इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन कंपनी और कैपिटल ऑफ एलएलपी। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है, ये हमने वहां पे भी पढ़ा था जब हमने FEMA पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन का करेक्ट। अब उसके नीचे कुछ तो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी। अगर उसने ये बोला कि कोई बेनिफिट डिक्लेरेशन की जाती है कि ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो किसी इंडियन आदमी ने
पैसा डाला कंपनी में, लेकिन विद डिक्लेरेशन की ये पैसा जो है उसका बेनिफिशियल ओनर ये बिल गेट है, हाँ। तो वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। और पर्सनल एजेंट और बिल गेट जो है इंडिया में या तो एफडीआई या एफसीआई कर सकता है। हाँ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ा था हाँ। कि अगर 10% से कम है या सीरीज में 10% से कम, अलग अलग सीरीज। एफडीआई का उल्टा फॉरेन FDI। पोर्टफोलियो। हाँ, तो ये सब जो है वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कि व्हाट इज क्लियर फॉरेन है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? तो एफडीआई नहीं है, इसका मतलब 10% से कम है, या तो पूरी इक्विटी की या एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने ऊपर पढ़े, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप लोग को डेफिनेशन पता है, इक्विटी शेयर, हाँ। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर और शेयर वारंट, 4 कैटेगरी हाँ। इस चीज का डेफिनेशन इक्विटी। ओके, एफसीआई इन्वेस्टर कौन होगा? जो फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही। हाँ। और उसके रूल रेगुलेशन कौन से हैं? सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन। इन्वेस्टर। तो बाहर की वो एंटिटी जो इंडिया में किसी भी कंपनी में 10% से कम विदाउट एनी लॉन्गर दैट मीन्स टू अर्न द मनी। हमने एफडीआई में ये भी पढ़ा था कि जो आदमी ये करता है विद लॉन्गर इंटरेस्ट। करेक्ट करेक्ट। तो एफडीआई का लॉन्गर इंटरेस्ट में वो आज लेके कल भी बेच सकते हैं शेयर। तो उनको क्या रेगुलेट करेगा? उनको सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशन के थ्रू हो जाएंगे। हाँ। तो उनके लिए ये रूल है, उनका कंपनीज एक्ट ये है। गवर्नमेंट अप्रूवल मीन्स अप्रूवल फ्रॉम प्लानिया डीआईपीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी डीआईपीपी का नाम चेंज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड समथिंग हो गया, डीआईपीपी बोलते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पहले एफआईपीबी था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, और एनी ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द केस में भी। 5 चीजें बोली थी जहाँ कहीं पे भी गवर्नमेंट अप्रूवल का वर्ड आए तो आपको जो भी कंटेक्स्ट है उसके हिसाब से इनमें से एक चूज करना है। वो है सिया, डिपार्टमेंट डीआईपीपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफआईपीबी और एनी मिनिस्ट्री। ये 5 चीजें राइट। तो कहीं पे बहुत जगह है ना, यू कैन इन्वेस्ट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। तो आपको ये समझना कि अगर एक पर्टिकुलर डेट से पहले का है तो क्या होगा, उसके बाद का है तो डीआईपीसी होगा, नहीं तो गवर्नमेंट होगी, जो कंटेक्ट है। ओके। ये क्लियर कर। हाँ, ग्रुप कंपनी की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में है क्या? हाँ है आई गेस। नहीं, ग्रुप कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है कंपनी एक्ट। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर है। हाँ, ग्रुप कंपनी करके तो कोई वर्ड नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, पूरे कंपनी एक्ट में भी नहीं है। या सब्सिडरी यूज कर रहे हो या एसोसिएट यूज कर रहे हो या होल्डिंग यूज कर रहे हो। ग्रुप कंपनी मीन्स 2 or more enterprises which directly or indirectly are in position to exercise 26% or more of voting rights in other enterprise or appoint more than 50% of members of board of directors in other enterprise। तो क्या कहना चाह रहे हैं? अभी नाम लेते तो आप ग्रुप कंपनी में आप 2 कंपनी पकड़ो, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और तीसरी कंपनी पकड़ो इन्फोसिस। वो कह रहे हैं कि एक इन्फोसिस के कंटेक्स्ट में ग्रुप कंपनी कौन होगी जो अकेले या मिलके इन्फोसिस में 26% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रही है या इन्फोसिस के बोर्ड को कंट्रोल कर सकती है। अपॉइंट 51%। तो वो 2 कंपनियां इन्फोसिस की ग्रुप कंपनी कहलाएंगी। करेक्ट। यही मतलब है ना? तो जहां पर भी अगर कहीं सेमा के रूल्स में ग्रुप कंपनी आए तो आपके दिमाग में यही देखना है कि जो अकेले और किसी कंपनी के साथ या एंटरप्राइज के साथ मिलकर 26% उस कंपनी का होल्ड कर रही है।
ओके। अगर नहीं तो वो ग्रुप कंपनी नहीं है। हाँ। लाइक हो सकता है कहीं एग्जाम्पशन भी होगी कि आप अपनी ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो हाँ। सिंपली, तो हमको ये चीज हम्म। करना पड़ेगा। हाँ। या आपका पैसा आप अपनी ग्रुप कंपनी में नहीं दोगे, हम्म। तो ये सब कंडीशनें कहाँ से कंटेक्स्ट में आएगी तब हम देखेंगे, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं जरूर आएगी ये डेफिनेशन। करेक्ट। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है? मिक्स मिक्स सिक्योरिटी जैसे कन्वर्टेबल है दिस। हाइब्रिड जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? जो प्लेन ना होकर मिक्सचर है। हाँ। लेमन की लैंग्वेज में समझेंगे तो हर चीज आराम से समझेंगे। हाइब्रिड मतलब हम्म। जो मिक्सचर है किसी चीज का, हाइब्रिड सीड। हाँ। वो सीड को हाँ। मिक्सचर करके हमने कोई और कलर की हम्म। कॉलीफ्लावर बना दी। तो सेम वे हाँ। में हाइब्रिड हम्म। इंस्ट्रूमेंट मीन्स हम्म। ऑप्शनली partially convertible preference share or debenture हम्म। or any other हम्म। instrument issued by central government which हम्म। can be issued by real company or trust to a person resident outside India। हम्म। जहाँ कहीं पे भी हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब आएगा, आपको ये एग्जांपल दिया सच है, और ये लिमिटेड नहीं है, और भी हाँ। हो सकता हाँ। है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपल्सरी वर्ड नहीं है। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट हुए, सबसे पहले तो आप ये देखो हम्म। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा था इक्विटी वही है जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है, फुल्ली हाँ। कन्वर्टेबल है, हाँ। उसी को उसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोला ना। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी इस हम्म। डेफिनेशन के हिसाब से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हुए क्या? नहीं हुए। ना। ना। क्यों? क्योंकि वो फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, डिवेंचर या हाँ। प्रेफरेंस की बात हो रही है। हम्म। तो इसके ऊपर एनडीआई के रूल नहीं लगने। हाँ। क्लियर? ओके। इंडियन कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में हाँ सिंपल, अंडर इन्फोसिस। कंपनी एक्ट 2013 या उसके आपकी पहले कंपनी, वाले। आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है ना? हाँ। ओके। आईडीआर, मैंने बोला था आईडीआर जीडीआर का रिवर्स। हाँ। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? शेयर कहाँ पे इशू हो रहे हैं, इंडिया में कि इंडिया के बाहर? जीडीआर में शेयर इंडिया में इशू हो रहे थे, हाँ। इंडिया में आ रही थी और वो बेची बाहर हम्म। जा रही थी। हम्म। अगर आईडीआर इससे उल्टा है तो शेयर आउट ऑफ इंडिया होगा, आउट ऑफ इंडिया। उसकी रिसीट इंडिया में बेची जाएगी। हाँ। समझेगा? लाइक आईसीआईसी बैंक के है, अगर हम्म। आईसीआईसी बैंक अपने शेयर डिपॉजिटरी को दे देता है और वो शेयर की हम्म। रिसीट बाहर मार्केट में बिकती है आउटसाइड इंडिया, हम्म। तो वो बन गई हम्म। जीडीआर। हाँ। अभी रिवर्स लो, अमेजन अपने शेयर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास दे देता है, उसके बदले हम्म। में जो रिसीट आती है जो इंडिया में बेची जाती है, तो वो क्या बन गई? हम्म। आईडीआर। हम्म। तो जीडीआर में इंडियन कंपनी के शेयर और आईडीआर में फॉरेन कंपनी के शेयर फॉरेन कंपनी इसमें के रहते हैं, शेयर। उसको बोलते हैं अंडरलाइन सिक्योरिटी। हाँ। मेरे को ये वर्ड याद है, मैंने वो अपने एमएससी में आज कल पहले की। नहीं नहीं, हाँ प्रॉपर अंडरलाइन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आईडीआर में ठीक है। अंडरलाइन सिक्योरिटी आउट ऑफ इंडिया होगी और जीडीआर में अंडरलाइन हाँ। सिक्योरिटी इंडियन कंपनी की होगी। इंडियन कंपनी। इंडियन एंटिटी मीन इंडियन कंपनी और इंडियन एंटिटी में फर्क क्या हो हाँ। गया? कि एंटिटी बड़ा वर्ड हो गया जिसमें कंपनी के साथ एलएलपी ऐड होगी। तो हम्म। एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे इंडियन कंपनी लिख रहा होगा, कहीं इंडियन एंटिटी लिख रहा होगा। हाँ। तो हमें उससे समझना है कि जहाँ एंटिटी लिख रहा है वहाँ एलएलपी लगेगा, और जहाँ कंपनी लिख रहा है वहाँ हम्म। सिर्फ कंपनी को लगेगा। हाँ। इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी। इसमें फॉर्म्स वगैरह ऐड नहीं किया इंडियन नहीं, एंटिटी एलएलपी में। क्या है, रजिस्टर्ड एंटिटी को पहले रजिस्टर। भी क्या। हम्म। अब इसमें तो दो ही वर्ड यूज किए, इंडियन कंपनी और हम्म। इंडियन एंटिटी। हम्म। इन्वेस्टिंग कंपनी मीन व्हाट इज एन इन्वेस्टिंग कंपनी? Means an Indian company holding only investment in other Indian companies directly or indirectly, other than for trading of such holdings or securities. बजाज होल्डिंग और बजाज हम्म। फाइनेंस। हम्म। ये बजाज होल्डिंग बजाज फाइनेंस के शेयर खरीद के बैठी है और वो नहीं हम्म। बेचती कभी, हम्म। एज ए इन्वेस्टमेंट करके बैठी है। अगर बजाज फाइनेंस बढ़ेगी तो हम लोग अपना पड़ेगा। हाँ। तो ये कंपनी क्या करी? बजाज होल्डिंग
इन्वेस्टिंग कंपनी। इसका काम है इन्वेस्ट करना। हाँ ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होगी? इसका रिवर्स होगा, जो शेयर हाँ शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करती है और लिक्विड बेचती है। हाँ अब जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट? हाँ जैसे गिव मनी, कैसे फॉलो करो हाँ उसको, एक इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट। टू सब्सक्राइब Investment means to subscribe, acquire, hold, or transfer any security or unit issued by a person resident in India. For explanations. वो तरह सब्सक्राइब क्या होता है? Subscribe सब्सक्राइब मतलब कैसे करते हैं? हम सब्सक्राइब करते हैं वो शेयर का अलॉटमेंट लेके। जब अलॉटमेंट होती है तो इसके सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ एक्वायर किसे बोलते हैं? किसी से लेना, कोई चीज ऑलरेडी है उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। प्रमोटर के शेयर है, हम एक्वायर कर रहे हैं। हाँ होल्ड करना, एक्वायर करने के बाद हमारे डीमेट में पड़े तो हम क्या कर रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। हाँ और ट्रांसफर डिपॉजिटरी रिसीट इशूड आउटसाइड इंडिया, द अंडरलाइंग ऑफ विच इज द सिक्योरिटी इशूड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब इसको पूरा एक साथ पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट की जनरल डेफिनेशन है सब्सक्राइब एक्वायर पर्सन बाय रेजिडेंट इन इंडिया, उसके लिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इन्वेस्टमेंट में तो बोलते हैं कि आप अलॉटमेंट से लो, किसी से खरीद लो, होल्ड करो। ट्रांसफर की डेफिनेशन हमने देखी थी एकदम, सेल, परचेज, प्लेज सब इंक्लूडेड है। ओके, एनी सिक्योरिटी और यूनिट इशूड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसमें जो भी सिक्योरिटी इश्यू कर रहा है वो इंडियन कंपनी है, या जिससे ट्रांसफर ले रहे हैं वो भी एक इंडियन रेजिडेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ, जहाँ पे भी वर्ड इन्वेस्टमेंट यूज किया है वहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया बेस में रहेगा, जिससे ये सब हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रही है? इंडियन कंपनी के शेयर में हो रही है या इंडियन आदमी से शेयर लिए जाए, राइट? इसमें क्या बोला? ये इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करेगी जो डिपॉजिट रिसीट की बात की हम लोगों ने, जीडीआर वीडीआर की। जीडीआर है ना, जिसकी अंडरलाइन सिक्योरिटी रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है, वो या तो जीडीआर या एडीआर हो सकता है। वो बोला जीडीआर या एडीआर को एक्वायर करना भी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। एलएलपी के केस में उसकी कैपिटल कंस्टिट्यूशन या एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट शेयर, अगर ये तीन तरीकों से उसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, क्योंकि आपको इसके बदले में शेयर नहीं मिलेगी ना। तो आपको कैपिटल की वैल्यू में कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या शेयर लेना पड़ेगा, या प्रॉफिट में से शेयर लेना पड़ेगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो नॉर्मल लाइन में इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? किसी इंडियन कंपनी या इंडियन रेजिडेंट से शेयर एक्वायर करना या शेयर ट्रांसफर लेना। जीडीआर एडीआर भी कवर्ड है। और एलएलपी के केस में इन्वेस्टमेंट से मतलब है उसकी कैपिटल में पैसा लगा। एलएलपी क्या होती है? जो एलएलपी एक्सचेंज लिस्टेड है उसको एलएलपी कहेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन ये थोड़ा सा लिस्टेड दो टाइप की होती है, इक्विटी लिस्टेड होती है, डेट लिस्टेड होती है। हाँ करेक्ट, प्राइवेट भी हो सकती है। तो कहाँ कर रहे थे हम? आगे चलेंगे। अभी हम लोग ये कर रहे थे ना, उसके बाद सीधा एल पे चलेंगे, बीच पे खा गए एडी और ए। इन्वेस्टमेंट और रिपैट्रिएशन का क्या मतलब होगा? वापस बाहर ले जा सकते हैं इंडिया से। नॉर्मल भाषा में रिपैट्रिएशन मतलब लेके जाना बाहर। तो जो इन्वेस्टमेंट इस केस पे की जाएगी वो पैसा बाहर जाएगा वापस सेल होने के बाद, तो वो होगी इन्वेस्टमेंट और रिपैट्रिएशन। ऐसे सब केसेस में सेमा में एसपीजीपीआर और वो सब लगता है। जब रिपैट्रिएशन बेसिस पे नहीं है तब वो सब रिक्वायरमेंट नहीं आती। इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या होती है? यहाँ देखो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। हाँ ये टर्म आजकल बहुत चल रही है। हाँ एक्चुअली REIT, InvIT, AIF और म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट इक्विटी गवर्नड बाय सेबी, म्यूचुअल फंड रेगुलेशन।
तो रीट क्या होता है? प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उसके रिलेटेड ट्रस्ट। वहाँ पर वो क्या मैकेनिज्म, ये बहुत चल रहा है। हम्म अभी डिपॉजिटरी रिसीट के कंटेक्स्ट में आप इक्विटी की हम्म जगह प्रॉपर्टी रखो हाँ तो आपको समझ आएगा ये रीट क्या है। ओके आपने आपने इक्विटी अपनी जो रियल एस्टेट है वो किसी को ट्रांसफर की, उसकी हाँ वैल्यू की आपने डिफरेंट सर्टिफिकेट बनाए जो लोगों को बेची। हम्म अब उन लोगों को क्या मिलेगा, उस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है वो एज ए डिविडेंड मिलेगी, और कल को हम्म प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो उनको हम्म उसके बदले पैसा मिलेगा जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी। करेक्ट। तो सेम लेग में नेक्स्ट है इनविट। हम्म अब रियल हम्म एस्टेट क्या है? बिल्डिंग, मॉल। हम्म इंफ्रा हम्म में क्या आ गया? डैम, रोड। हम्म तो ये अगर किसी को करेक्ट। ट्रांसफर किया, जिसने बिल्ड किया उसने किसी को ट्रांसफर हाँ किया, उसके सर्टिफिकेट लिया, वो सर्टिफिकेट इन्वेस्टर हाँ को बेच दिया, हम्म उसको इमीडिएटली पैसा मिल गया। अब जिसने हम्म क्यों करते हैं ये लोग, बिकॉज अगर वो आदमी नहीं करेगा ये, तो लाइक रोड है, हम्म जब तक उसका टोल रिसीव नहीं होगा पूरा तब तक उसकी कैपिटल रिकवर नहीं होगी। ना 1500 करोड़ की रोड बनाई तो 1500 करोड़ टोल से रिकवर होने में कितने साल लगेंगे? कम से कम 10-20 साल लगेंगे। आराम से। तो 10-20 साल तक उसके 1500 करोड़ रुपए ब्लॉक हो गए। हम्म तो वो क्या करेगा? वो ये किसी को बेचेगा, इसको हम्म रहेगा तुम ट्रस्ट में रखो, हाँ ये सारी इनकम आज के बाद तुम्हारे हम्म पास आएगी, इसके बदले में तुम हम्म सर्टिफिकेट, कोई 1500 करोड़ कोई एक आदमी तो लगा नहीं पाएगा। नहीं तो ये इसके 1500 सर्टिफिकेट कर देंगे, और जो बड़े बड़े इंडिविजुअल है वो 1-1 करोड़ रुपए के हम्म ले लेंगे। हाँ लोगों का 1 करोड़ लगा, इसको 1500 करोड़ मिल गया। अब लोगों को हम्म क्या फायदा होगा? उनको स्टैंडिंग इनकम मिलेगी इसके ऊपर जो भी टोल टैक्स आ रही है। हम्म तो इसको बोलते हैं इनविट, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। हम्म ये जिसके पास है ट्रस्ट जो ये सब करती है वो हाँ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ओके ऐसे ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो इक्विटी छोड़ के बाकी इंस्ट्रूमेंट में डालते थे। हाँ और म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अंदर कवर्ड इक्विटी में पैसे डालते हैं। तो ये चार हम्म टाइप की जो एंटिटीज है इनको हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोले। हम्म कंटेक्ट में आ रहा है क्या आ रहा है वो दोनों को पैराग्राफ पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा। तब हम कोई हाँ रिलेशन नहीं बना रहे, हम जहाँ पे भी हम्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल आएगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है, तब आपको मुझे फटाफट हाँ बताना कि ये रीट है, यूनिट है, एआईएफ है, हाँ या फिर म्यूचुअल म्यूचुअल फंड है जो फंड्स है। दूसरे म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में लगाते हैं। हम्म एलएलपी हम लोगों ने पढ़ लिया, लिस्टेड इंडियन कंपनी पढ़ रहे थे। हाँ तो यहाँ पे खाली इक्विटी या डेट दोनों में से कुछ भी लिस्टेड है तो वो लिस्टेड इंडियन कंपनी, करेक्ट। राइट। राइट। मैन्युफैक्चर क्या होता है? जो आर्टिकल्स या थिंग्स बनाता है। मतलब किसी का वैल्यू एडिशन कर दो। हम्म अगर आपने लकड़ी डाली और उसका बैट बना दिया तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? बैट मैन्युफैक्चरिंग। बैट। उसमें सबसे पहले जो लकड़ी थी वो नॉन लिविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट था। हाँ वन पढ़ो, रिजल्टिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ए न्यू डिस्टिंक्ट थिंग। बैट हम्म लकड़ी बनेगी कि अलग चीज होगी? अभी उसने अपनी नेचर खो दी ओरिजिनल वाली। हाँ हाँ अभी भी आप बैट को लकड़ी भी बोलते हैं ना, बैट को बैट ही नहीं। बोलते हो। तो मैन्युफैक्चर की सबसे पहली डेफिनेशन है जो भी हम लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ी है, जब भी एक्साइज एक्ट आया था ना उसमें थी सेंट्रल एक्साइज। ये क्या बोलते हैं कि जब आप किसी नॉन लिविंग चीज का फॉर्म चेंज कर दो, जिससे एक नई चीज आए जिसका अपनी अलग पहचान हो, उसको मैन्युफैक्चर बोलते हैं उसको। और फिर उसी में सेकंड बोला कि आप डिफरेंट कंपोजिशन वाली अगर कोई नई चीज लेके आ जाते हो, ब्रिंग इन द एग्जिस्टेंस न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर्टिकल और थिंग ऐसे जिसका डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और इंटीग्रल स्ट्रक्चर है। अभी मैं समझाता हूँ। सीमेंट, सीमेंट होता है। करेक्ट। अब सीमेंट को अगर आप एक कॉलम में डाल दो तो आप उसको सीमेंट बोलोगे कि कॉलम बोलोगे? कॉलम।
हाँ, लाइक अभी आपने सीमेंट लिया और एक बेंच बना दिया उसका, तो पूरा का पूरा सीमेंट ही उसके अंदर, हाँ तो आपने चेंज कर दिया, एक डिफरेंट प्रोडक्ट लिया है, सीमेंट में आपने रेक्टिवेट मिलाई, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया और एक नया ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर दिया। आप ये केमिकल चीज से भी कर सकते हैं, लाइक आपने कुछ केमिकल मिलाया जिसका रिजल्ट एक टूथपेस्ट था, समझ रहे हो? अगर आप टूथपेस्ट को या सर्फ को जो आप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, अगर उसके इंग्रेडिएंट में बांटना शुरू करें तो हम बांट भी सकते हैं कि इसके अंदर ये वो डिटर्जेंट की टिक्कियाँ दिख रही है, इसमें ये दिख रहा है, लेकिन मतलब मिल के हम उसको सर्फ बोलते हैं, वो एक अपनी डिस्टिंक्ट एंटिटी है। सर्फ इज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग में दो चीजें बोली कि जब नॉन लिविंग चीज को आप किस तरह से चेंज करते हैं कि नया ऑब्जेक्ट बन जाए, या फिर किसी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं जिससे नया प्रोडक्ट बन जाए, तो इसको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं। करेक्ट। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है, हाँ तो कल को आप बोलोगे अरे मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मेरे को भी दो। नहीं, क्या है, आटा नॉन लिविंग थिंग है, आपने उसको चेंज करके रोटी बोल दिया, कोई उसको आटा थोड़ा बोलता है, राइट? राइट। तो उसमें ये एक कंसेप्ट चलता है, जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर यूज होगा तो वी हैव टू टेक दिस डेफिनेशन। ओके। तो जल्दी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जब भी कोई लॉ रेगुलेशन पढ़ते हैं ना, मोटी मोटी एक दो डेफिनेशन पढ़ी, लॉ पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर कुछ खत्म। गलत इंप्रेशन लेके वो जिंदगी भर उनके साथ रहता है। तो मेरा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं बोलता हूँ पहले डेफिनेशन क्लियर कर लो, तो दैट जब वो जहाँ पर आएगी आपको उसकी ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगी। करेक्ट। थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन करना अच्छा रहता है। हाँ अब ये रूल है एनडीआई रूल, तो सबसे पहले एनडीआई होते क्या है, हाँ। ये तो अब आप बोल दो तो आपको याद रहेगा। Means the following instruments, namely मतलब ये सब instruments, all investment in equity instruments in incorporated entities, चाहे वो public, private, listed या unlisted हो। एक्सप्लेन भी करो एक एक। तो बेसिकली हम लोग पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड या अनलिस्टेड, किसी भी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है? बेसिकली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब उस पर डिविडेंड रिटर्न आएगा, आप ये डेफिनेशन इंटरेस्ट पढ़ पेमेंट चुके नहीं होता। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड शेयर। तो मैंने कहा था जहाँ पे भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आए वहाँ पे चार चीजें पढ़ना, राइट? तो आर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टिबल, करेक्ट, एंड शेयर वारंट इन पब्लिक और प्राइवेट, लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो अगर आप ये इनमें से कुछ भी कर रहे हो तो आपको नॉन डेट डेफिनेशन मिलेंगे। हाँ। आगे बोलो। सेकेंड है कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी, अगर एलएलपी में कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो। All instrument of investment recognized in the FDI policy notified from time to time. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट एफडीआई पॉलिसी में नोटिफाई किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर एफडीआई पॉलिसी हमने पढ़ा कि एफडीआई पॉलिसी की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लगती है, तो उसमें उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी इस रूल्स के अंदर कवर होगा। करेक्ट। जब हम एफडीआई पॉलिसी पढ़ेंगे तब हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि हमने उस टाइम वहाँ पे पढ़ा था कि एफडीआई पॉलिसी जो लिखा है वो ये। Investment in units of alternate investment funds, real estate investment trust and infrastructure investment trust. यूनिट और इसमें अगर कोई पैसा लगाता है यूनिट, यूनिट मैंने आपको बताया ना इनकी यूनिट कैसे बनती है, तो उसको भी इक्विटी ही माना जाएगा। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट investment in units of mutual funds or exchange traded fund
which invest more than 50% in equity. तो म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी वैसे होने चाहिए जो 50% से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। दैट मीन इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी ईटीएफ हम्म की शेयर कैपिटल में जो पैसा लगाया जाता है, हम्म तो उनको भी तो पैसा लगेगा ना, म्यूचुअल फंड को पैसा लगाने के लिए कोई तो उनमें भी हाँ इन्वेस्ट करेगा, हाँ तो उसको भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसको भी ये रेगुलेशन लगेगी। अगर कोई आदमी हम्म किसी म्यूचुअल फंड की मेन जो शेयर कैपिटल है, यूनिट है, उसमें पैसा लगा हाँ रहा है, हम्म और से म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जो अपनी टोटल पैसे का 50% इक्विटी में लगा, तो वो भी हाँ इक्विटी ही माना जाएगा, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट माना करेक्ट जाएगा। हम्म फिर है जूनियर मोस्ट लेयर दैट इज इक्विटी ट्रांच ऑफ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर। आई थिंक सरफाजी जब पिक्चर में आएगा तो। सिक्योरिटाइजेशन जो है, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, हम्म बैंकों का पैसा लेने का और हम्म उसके बदले में इक्विटी इश्यू करना, हाँ उसमें जो इक्विटी का जो पोर्शन है, जहाँ पे हाँ इक्विटी इश्यू हो रही है, तो वो हाँ पोर्शन को भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, ये रूल में लगेंगे, हाँ प्रोवाइडेड हाँ फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व। हाँ, हर एक में ये मैं बोल, हाँ क्योंकि इंडियंस में अगर फॉरेन आप कुछ पार्टी भी करोगे इन्वॉल्व। उसको सीमा नहीं लगता, हाँ अनलेस एक पार्टी फॉरेन से आ रही है। करेक्ट। एक्विजिशन सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे अगर एक भी पार्टी फॉरेन हो तो। कंट्रीब्यूशन टू फिर ट्रस्ट है ट्रस्ट एंड डिपॉजिट रिसीव्ड इशूड अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हाँ मैं एकदम एक सांस में बोलूँ, सबसे पहले उसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किए, फिर एलएलपी में पैसा लगाना लिया, फिर एफडीआई पॉलिसी में जो हाँ इंस्ट्रूमेंट है उनको कवर किया, फिर इन्वेस्टमेंट हम्म व्हीकल्स की यूनिट को कवर किया, 4 और 5 हाँ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हम्म के ऊपर डेफिनेशन में पढ़। फिर उसने बोला कि हाँ सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर में जो इक्विटी का पोर्शन है, वो भी नॉन डेट हम्म इंस्ट्रूमेंट में आएगा, अगर उसमें कोई फॉरनर पैसे लगा रहा है तो उसको भी ये रूल्स लगेंगे। फिर इमूवेबल हम्म प्रॉपर्टी जो है वो भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। हाँ अभी इस पॉइंट में, अभी इंस्ट्रूमेंट जल्दी हम जब नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ पहली लाइन ही आती है, इक्विटी प्लस ट्रेजरी। हम्म लेकिन अगर ये डेफिनेशन हम्म आज आपने पढ़ी है, तो आपको पता चल रहा है कि ये सब चीजें भी इस रेगुलेशन के अंदर कवर्ड है। हम्म अगर नॉर्मल जब तक हमने नहीं पढ़ी थी, हम कैसे पढ़ते थे डेट इंस्ट्रूमेंट और नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर हम्म का ऑप्शनली हम्म कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये सब जो है वो डेट, हाँ और इक्विटी और कन्वर्टिबल वो नॉन डेट, हम्म इसके अलावा नहीं हम्म लगता। लेकिन ये हाँ बोल रहा है कि इसके अलावा ये 2 to 9 जो आइटम्स है, वो भी इसी हाँ के अंदर ही रेगुलेट होंगी और उनको भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा। तो एक बिल्डिंग है, हम्म एक बंगलो है, वो भी नॉन हम्म डेट इंस्ट्रूमेंट ही माना जाएगा। इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। यही मतलब है ना इस डेफिनेशन का। ये पूरा जो हाँ रूल्स है, ये इन 9 कैटेगरी के आइटम पे लगेगा। हाँ जब भी फॉरनर इन 9 आइटम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, हम्म तो ये रूल्स इसको रेगुलेट करेंगे कि आप ये कर हाँ सकते हो, ये नहीं कर सकते। हम्म। एनआरआई कौन होता है? जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है। राइट। ओसीआई, हम्म ये दोनों थोड़ा सा ब्रीफ थिन लाइन है। हम्म आई एनआरआई थिंक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए आपके पास पासपोर्ट चाहिए। हाँ आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप सिंगापुर में रह रहे हो, आप क्या बने? हम्म एनआरआई। ये हम्म आपने क्या किया, आपने सिटीजनशिप भी सिंगापुर की ले ली, हम्म आप रह भी सिंगापुर में रहे हो, हम्म लेकिन आपने एक इंडिया में एक ओसीआई कार्ड बनवाया है, ये बोल के कि मैं पैदा तो इंडिया में ही हुआ था, हाँ मैं बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, अब मैं हम्म किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन बन गया हूँ, हम्म और मेरे पास ये ओसीआई कार्ड है। हाँ जब भी आप फॉरनर से डील करोगे ना, ऐसे कोई इंडियन लोगों से, तो 2 टाइप के हाँ लोग दिखेंगे, एनआरआई या ओसीआई। ओके जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है और जिसके पास नहीं हम्म है, ये बेसिक टेस्ट आप समझ लो। ओके अगर किसी के पास बेसिक इंडियन पासपोर्ट भी नहीं है, फॉरेन हाँ पासपोर्ट है, और उसके पास ये कार्ड नहीं है, ओसीआई कार्ड जो उसको बनवाना पड़ता है मिनिस्ट्री से, हाँ तो हाँ वो हाँ आदमी हाँ फॉरेन सिटीजन माना जाएगा, इंडियन सिटीजन में, ओके हाँ रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। देखो एएल में लिखा है। हम्म। अभी रेजिडेंट इंडियन सिटीजन कौन हो गया? आप कौन क्या हुए?
एल में देखो आप मैं कॉल करते हो, मैं रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। आप एनआरआई तो नहीं हो ना? ना ना ना। तो आप इंडिविजुअल हो जो रेजिडेंट इन इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम्म। बाय वे ऑफ हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्ट। फॉर द सिटीजनशिप एक्ट 1956। सिटीजनशिप हम्म। एक्ट कहाँ लगता है? जहाँ कुछ लोगों को ये सिटीजनशिप दे देते हैं, हाँ। तो है नहीं इंडियन लेकिन दे देते हम्म। हैं। तो अगर फॉरेन से आपके यहाँ शादी करके आ गया और आपने उसको सिटीजनशिप एक्ट में इंडियन बनवा लिया, तो सारी जिंदगी फॉरेनर नहीं रहेगा ना, वो कंडीशन पूरी करने के बाद वो भी इंडियन सिटीजन बन सकता हम्म। है। 3 मिनट मुझे पहले तो ये बताओ कि इसके बाद अगला सेशन करना है कि यहाँ पे स्टॉप मारना है? नहीं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अभी 3 मिनट है, तो ये सेक्टरल कैप जो हम्म। है, हम्म। और कितना रहेगा? स्टार्टअप कैप, ट्रांसफरेबल यूनिट, अरे इतना ही है, ठीक है। हाँ तो कर लेते हैं, बट फिर वो हो जाएगा कि सेशन बढ़ मैं जाएगा मैं यूट्यूब। मैं खींच देता हूँ। चलो, सेक्टरल कैप मीन्स मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एफआई और हम्म। रिपैट्रिएशन बेसिस हम्म। 5% resident outside India will get with efficient restriction of companies, LLC, and indirect हम्म। foreign investment unless further otherwise. This shall be composite limit for the investment. तो सेक्टरल कैप का हम्म। मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट जो रिपैट्रिएबल हम्म। बेसिस पर रहेगी बिल गेट के द्वारा हम्म। इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका ओके। मतलब कहीं कहीं लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी में 26% की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो हाँ आपको हाँ इक्विटी हाँ। और डेट दोनों की इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना है, और इनडायरेक्ट फॉरेन करेक्ट। इन्वेस्टमेंट को भी ऐड करना है। हाँ। ठीक है, एफसीसीबी एंड डिपॉजिट राइट हैविंग अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट बीइंग इन द लिस्ट ऑफ डेट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन हम्म। सेक्टरल। तो बोल रहा है कि इसके अंदर हम्म। सिर्फ नॉन डेट ही पकड़ना है, डेट नहीं पकड़ना। हाँ। ऊपर की डेफिनेशन में उसने डेट और इक्विटी दोनों को कवर किया सेक्टरल कैप में, हम्म। हम्म। लेकिन नीचे बोल रहा है कि एफसीसीबी और डीआर जिसके नीचे डेट है वो आप नहीं कवर हम्म। करोगे, इतना हम्म। एक्सेप्शन दिया। फिर इक्विटी हम्म। होल्डिंग बाय बिल गेट रिजल्टिंग फ्रॉम हम्म। कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी हम्म। रिकॉर्ड अंडर द सेक्टरल कैप। तो कोई हम्म। कन्वर्टिबल डिबेंचर थे जिसके बदले में इक्विटी मिली फॉरेन सिटीजन को, बिल गेट को, तो वो हम्म। कंसिडर किए जाएंगे सेंट्रल कैप में। ओके। हम्म। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है? स्टार्टअप कंपनी जो स्टार्टअप की डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एज ए स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, और हाँ प्राइवेट हाँ कंपनी हाँ। होती है स्टार्टअप कंपनी। हाँ। सर्टिफिकेट शेयर कंपनी एक्ट में डिफाइन है कि जो नॉन करेक्ट। डेजिग्नेशन के ऊपर डायरेक्टर्स को उनकी टेक्निकल नो हाउ के लिए मिलते हैं। हाँ हाँ टीडीआर क्या होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको कितना हाँ। एरिया आप उसके ऊपर डिवेल्प कर सकते हो, उसको टीडीआर बोलते हैं। करेक्ट। यूनिट मीन्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जो उसकी शेयर कैपिटल है हम्म। या जो भी हम्म। फंड है उसके टुकड़े करते हैं और एक एक छोटी छोटी यूनिट बनाते हैं, उसको हम हाँ। यूनिट बोलते हैं। लाइक म्यूचुअल फंड में जब आप करेक्ट। पैसा डालोगे तो शेयर की जगह हम्म। आपको यूनिट मिलेंगी। और वेंचर हम्म। कैपिटल फंड की क्या बात हुई? जो वेंचर से कैपिटलिस्ट है, हाँ। ये फंड जो हम्म। वेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा। ओ हाँ, जो और दूसरों इसके के अलावा लिए कोई भी करेगा। डेफिनेशन अगर नहीं डिफाइन है तो वो जो भी हम्म। रिस्पेक्टिव एक्ट रूल रेगुलेशन में है वो लगेगी। हम्म। हम्म। तो यहाँ एक्ट का मतलब है फेम, करेक्ट। हम्म। राइट। तो आज हम लोगों ने इसका राइट। स्कोप और इसकी डेफिनेशन की दूसरे कोई। सेशन। हम्म। ठीक हम्म। है, कल का हम लोग देखेंगे। ओके। चलो, अभी गुड नाइट करते हैं, आधे घंटे बाद गुड मॉर्निंग। हाँ। चलो, सो जाओ।